गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था शेयर कैपिटल का, जिसमें आपने इलस्ट्रेशन 9 तक सभी पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 10 से आगे बताते हैं। देखिए, चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक के अंदर आपका पेज नंबर है 7.28। खोल लीजिए और देखिए, कहता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि कंपनी कई बार इशू ऑफ शेयर करती है कैश के लिए, और यहाँ करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा किसी और चीज़ के बदले में कंपनी क्या कर देती है, शेयर्स को इशू कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो मैं आपसे कैश ले लूँगा और आपको शेयर दे दूँगा। लेकिन इस केस में कह रहा है कि मैंने हो सकता है आपसे कोई काम करवाया हो और उसके बदले में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, शेयर इशू कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश लेने की बजाय मैं किसी और चीज़ के बदले में आपको क्या कर रहा हूँ, शेयर इशू कर रहा हूँ। पहले मैं आपसे कैश लेता था और शेयर इशू कर देता था, लेकिन अब मैं आपको कैश नहीं ले रहा हूँ, आपसे कैश नहीं ले रहा हूँ, बल्कि हो सकता है मैंने आपसे कोई एसेट को परचेज़ किया हो, या हो सकता है मैंने कोई आपसे काम करवाया हो, उसके बदले में कंपनी आपको क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। आइए देखते हैं। कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू द शेयर ओनली फॉर कैश। द कंपनी में इशू फुल्ली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज। फुल्ली पेड शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, इशू शेयर टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो कंपनी को प्रमोशन का काम करते हैं, कंपनी को बनाने का काम करते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। प्रमोटर्स ऑफ ए कंपनी में बी इशूड शेयर्स इन द कंपनी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स को में बी इशूड शेयर्स, उनको भी इशू शेयर किए जा सकते हैं, शेयर को इशू किया जा सकता है। फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम, जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में हम लोग उनको शेयर दे देते हैं। यानी कि कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में जो स्टार्टिंग के जो खर्चे करते हैं, जो काम करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं। आपने पिछले साल पढ़ा था +1 बिजनेस के अंदर। तो हम उनको उनके काम के बदले में क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसे बोलते क्या हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंस। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू शेयर कैपिटल, नीचे लिखा है शेयर इशूड टू प्रमोटर्स। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है इशू शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट। अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है तो उस एसेट के परचेज करने के बदले में कंपनी क्या कर रही है, आपको शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, देखिए, जब भी आप एसेट को परचेज करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, मान लीजिए आपने फर्नीचर को खरीदा है तो आप लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर किसी से क्रेडिट में परचेज किया है तो आप उस बंदे का नाम लिखते हो, फर्नीचर टू जिस भी पर्सन है, ए तो ए, या किसी दुकानदार का नाम है तो उसको वेंडर बोल देंगे अगर नाम नहीं गिवन है तो। ठीक है, कहता है समटाइम्स ए कंपनी परचेज सम एसेट एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द वेंडर इन द फॉर्म ऑफ कैश इट इशूज फुल्ली पेड शेयर टू द वेंडर्स। यहाँ भी ध्यान रखना, फुल्ली पेड शेयर दिए जाएंगे। फॉलोइंग जनरल एंट्री आर मेड फॉर दिस पर्पज। कहता है जब आप कई बार कंपनी किसी से एसेट को परचेज कर लेती है तो उसको कैश देने की बजाय कंपनी उसको क्या करती है, शेयर्स को इशू कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, व्हेन एसेट्स आर परचेज फ्रॉम द वेंडर। जब आप एसेट को परचेज करते हैं तो क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट टू वेंडर। और जब आप वेंडर को उसके बदले में शेयर देंगे, देखो अगर कैश देते तो आप लिखते वेंडर टू कैश, बैंक से पेमेंट करते तो वेंडर टू बैंक, लेकिन आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो वेंडर टू हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। कहता है एक्स लिमिटेड परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया। पहले हमारे को बिजनेस को परचेज करने की एंट्री करनी पड़ेगी, ₹9 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का 9 लाख रुपए का बिजनेस परचेज कर लिया और उसके बदले में उसको 10 रुपए वाला शेयर इशू कर दिया। फुल्ली पेड का मतलब जितने का शेयर था उससे उतने का ही शेयर इशू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब फुल्ली पेड मतलब पूरा अमाउंट उनसे मंगा लिया। ठीक है, कहता है व्हाट एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आप एक्स की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, बड़ा सिंपल है। पहले आप एसेट को परचेज कर लीजिए। जब आप एसेट को परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट टू वाई। एक और खास बात, जब आपको ये भी पता है, आपने पिछले साल जनरल के अंदर ओपनिंग एंट्री की थी
किसी भी एसेट को परचेज करते हैं तो उसका बैलेंस डेबिट होता है, अगर कोई लायबिलिटी भी लेते हैं तो उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाता है। क्लियर। यहाँ पर केवल एसेट का बैलेंस है, तो आपने एसेट को परचेज किया है। सन्ड्री एसेट टू वाई 9 लाख रुपीज़ की आपने उस एसेट को परचेज कर लिया। कहता है कि व्हाट एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच इशू इज एट पार। कहता है अगर कंपनी ने जो एसेट परचेज किया था उसके बदले में शेयर इशू कर रही है, ठीक है, और हमने 9 लाख रुपए का उससे क्या है एसेट को परचेज किया है, यानी कि मुझे उस पार्टी को 9 लाख रुपए देने हैं। और अगर मैं एक शेयर 10 रुपए का है तो मैं उसे कितने शेयर दूंगा, 90,000 शेयर्स मैं उसको इशू कर दूंगा। क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगा, वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, क्या लिख दूंगा, वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, यानी कि मैंने वाई लिमिटेड को क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए, कितने के, 90,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक था तो 9 लाख रुपीज़ का। ओके। सेकेंड एंट्री बोल रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। कहता है मैंने शेयर का प्रीमियम लिया 25%। मैं आपको पहले प्रीमियम निकालना बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। जितने का भी शेयर होता है, आप शेयर का प्राइस लिख लेंगे 10 रुपीज़, इसके ऊपर प्रीमियम कितना है आप देख सकते हैं, 25% प्रीमियम है। 25% प्रीमियम है तो आप क्या लिखेंगे, जितने का प्राइस है 10 मल्टीप्लाई 25%, तो आपका जो प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा वो 2 रुपीज़ 50 पैसे आ गया, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है। तो आप एक शेयर के ऊपर कितना प्रीमियम ले रहे हैं, 10 रुपये के ऊपर 25%, यानी कि 10 का 25%, या आप 1/4 भी कर सकते हो जो कि 2.5 बनेगा, यानी कि आप 10 प्लस 2.5 12 रुपये 50 पैसे का उसे एक शेयर दे रहे हो। ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि आप शेयर क्या दे रहे हो, उसको महंगा दे रहे हो। पहले आप शेयर 10 रुपीज़ का दे रहे थे, 10 रुपीज़ का शेयर आप दे रहे थे तो आपकी जेब से नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा लगे थे। लेकिन अब की बार आप क्या कर रहे हो, 10 रुपये का नहीं बल्कि 10 प्लस 2 12.50 रुपीज़ का आप एक शेयर दे रहे हो, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स की अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, आपका कम आएगा। देखिएगा, देखिए अब आपके पास कितने शेयर आते हैं, 72,000 शेयर आ गए, ये इसने कैलकुलेट करके आपको बता भी रखा है, 72,000 शेयर आ गए। अब मैं लिखूंगा क्या, मुझे देने कितने, वाई लिमिटेड को 9 लाख रुपए ही देने हैं। मैं क्या लिखूंगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज़। क्लियर। टू शेयर कैपिटल, मेरे पास से कितने शेयर गए हैं, 72,000 शेयर गए हैं, तो शेयर कैपिटल में क्या लिखूंगा, 72,000 10 रुपीज़ का एक आपका अमाउंट आएगा 7,20,000 का। क्लियर। और फिर मैं 2 रुपये 50 पैसे प्रीमियम दे रहा हूँ, तो प्रीमियम आपको मैंने पीछे वाले में बताया था कि प्रीमियम आपके लिए एक फ़ायदा होता है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। आपको 72,000 रुपीज़ का 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1,80,000 का आपको क्या प्रीमियम का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि आपके पास से जो नंबर ऑफ शेयर जा रहे हैं वो कम जा रहे हैं, क्योंकि अब आप एक शेयर 10 रुपये का नहीं बल्कि 12 रुपये का दे रहे हैं, 12 रुपये 50 पैसे का दे रहे हैं। क्लियर। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा आपके टेस्ट में। आगे देखिएगा, कहता है टुलिप लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस। ट्यूलिप लिमिटेड कंपनी है, उसने 50,000 शेयर 10 रुपये का एक था अपने प्रमोटर्स को दे दिया फॉर देयर सर्विस। अभी अभी मैंने पीछे एंट्री बताई थी कि जब भी प्रमोटर्स को दिया जाता है तो हम लोग लिखते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या लिखते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंस, या क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंस। 2 आपने शेयर दिए, 50,000 शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से आपने 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर आपके कितने इशू हो गए, 50,000 शेयर्स इशू हो गए। क्लियर। आगे लिखा हुआ है इट आल्सो इशू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द अंडर राइटर्स फॉर देयर कमीशन। अंडर राइटर्स को उनके कमीशन के लिए भी, अंडर राइटर्स वो लोग हो गए जो लोग क्या करते हैं, कंपनी की तरफ से काम करते हैं। ठीक है। हो सकता है कंपनी को जो है ना, कंपनी जिस बैंक में पेमेंट करा रही है, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर राइटर्स बोलते हैं। तो जब मैं उनको, जो लोग ये सारा काम करते हैं कलेक्शन वगैरह का, अब कंपनी उसको क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, कहता है इट आल्सो इशू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द अंडर राइटर्स फॉर देयर कमीशन। तो हमारे लिए कमीशन एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया, तो लिखेंगे अंडर राइटर कमीशन। पहले इन्होंने ड्यू करके बताया कि ड्यू करेंगे हम, कैसे पेमेंट करेंगे, अंडर राइटिंग्स कमीशन टू अंडर राइटर। हमने अंडर राइटर को 3 लाख रुपए देने हैं। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, आपको कमीशन दे करके दिखाएंगे कितना, 30,000 शेयर्स का। तो जब आप कमीशन देंगे शेयर्स की फॉर्म में, तो वो रिसीवर कौन होंगे, अंडर राइटर होंगे। तो डेबिट द रिसीवर, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे पास से शेयर कैपिटल चलेगी कितने की, 3 लाख की,
जो पीछे वाली एंट्री है वो उसने ड्यू करके बताई है। बेशक आप इसे नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, सीधा आगे वाली कर दीजिएगा। क्या लिखेंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 12th क्वेश्चन के अंदर कहता है एक्स लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेज किया है वाई लिमिटेड का फॉर ए सम ऑफ 30 लाख पेबल। एक्स लिमिटेड ने वाई का बिजनेस लिया है कितने का, 30 लाख रुपीज का, फॉर ए सम ऑफ 30 लाख पेबल। ठीक है, 30 लाख का लिए पेबल 40% बाय चेक, यानी कि 30 लाख का 40% जो है 12 लाख रुपीज वो क्या करेगा, चेक से पेमेंट कर देगा, यानी कि बैंक से पेमेंट हो जाएगी। एंड द बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और जो बाकी है वो 100 रुपये का एक शेयर है, 120 रुपये का उसे एक शेयर दिया जाएगा, यानी कि 30 लाख का 40% निकालने के बाद 60% बचता है आपका 18 लाख रुपये। 18 लाख रुपये के क्या करेगा, वो उसको शेयर दे देगा, जिसमें कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये होगी और 20 रुपये उससे क्या लिया जाएगा, प्रीमियम लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा उसको देना है तो उसको नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए जाएंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे 18 लाख डिवाइड में 120, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाएंगे। द एसेट एंड लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। उसने क्या क्या परचेज किया है, देखिए बिल्कुल ओपनिंग एंट्री की तरह है। +1 का 9वां 10वां क्वेश्चन आपने पढ़ा था जर्नल के अंदर। बिल्डिंग आपने परचेज की है 12 लाख, बिल्डिंग का एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, सन्ड्री डेटर डेबिट, कैश डेबिट, और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, तो आप क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और 2 वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से आपने कितने में बात की है, 30 लाख रुपीज में देने के लिए, तो आप 30 लाख को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमने जब एसेट और लायबिलिटी दोनों का बैलेंस किया तो आपका लायबिलिटी साइड एसेट साइड से ज़्यादा निकला। आपको पता है जब भी लायबिलिटी अगर एसेट से ज़्यादा निकलती है तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो बैलेंसिंग फिगर से आपका क्या आता है, गुडविल का अमाउंट होता है। ठीक है, तो यानी कि एक्स लिमिटेड ने जब वाई लिमिटेड से बिजनेस को परचेज किया है तो वो 30 लाख का था और 30,20,000 का था, और हमने उससे 32 लाख में बात की है, 32 लाख में बात की है, तो 1,80,000 जो हम एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं वो किस चीज़ का पे कर रहे हैं, वो हम लोग गुडविल का अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे को ये पता है कि हमें उसे 30 लाख देना है, 30 लाख का 40% यानी कि 12 लाख हमने उसको बैंक से चेक दे दिया, तो क्या लिखूंगा, डेबिट द रिसीवर वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12 लाख की हमने पेमेंट कर दी उसको। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है, हमने उसको 18 लाख रुपए और देने हैं। तो मैंने आपको बताया था जितने शेयर हमारे को देने होते हैं वो निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं, जितना अमाउंट हमें पे करना है डिवाइड में प्राइस ऑफ द शेयर। हमने प्राइस कितना लिया है, 120 का लिया है, 100 + 20 120 का, तो 120 रुपये के हिसाब से उसने क्या किया, शेयर्स को इशू कर दिया। क्लियर, तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन करते हुए जाएंगे तो आप बड़े आसानी से 13, 14 और दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर बोल रहा है कि वाई लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 30 लाख, यानी कि वाई लिमिटेड को हम लोग 30 लाख पे करेंगे, चाहे आपने कुछ भी लिया है। अमाउंट क्लियरली बता रहा है यहाँ पर कि हमने 30 लाख हमने उसको पे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 25 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 6 लाख ऑफ क्वीन लिमिटेड। किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया। किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। किंग लिमिटेड ने उसकी पेमेंट कैसे करी, 10,000 शेयर 100 रुपीज का था एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड 11 लाख बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब ये है कि उसने 10 लाख रुपए तो क्या करे, इक्विटी शेयर दिए 10 लाख रुपए के, जिसमें कि एक शेयर उसने कितने का दिया, 110 रुपए का दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है वो कि आपने इसके अलावा जो है ना एंड 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट, और 11 लाख रुपए उसने क्या कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। यानी कि टोटल जो हमने क्वीन लिमिटेड को पे करने हैं वो 22 लाख रुपीज पे करने हैं, क्योंकि क्लियर बोल रहा है। देखिए, अब यहाँ मत देइएगा, आप देखेंगे आप यहाँ पर कि एसेट 25 लाख की है और लायबिलिटी 6 लाख की है, तो मुझे 19 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्लियर बोल रहा है कि भैया 25 लाख की तो एसेट ली है और 6 लाख की लायबिलिटी ली है, लेकिन मुझे उसे देने कितने हैं भाई, 10,000 इक्विटी शेयर 100 का एक था 10% प्रीमियम पर, तो 11 लाख रुपए तो ये हो गए। 10,000 मल्टीप्लाई 100 10 लाख, और 10,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10 रुपए का शेयर आ गया, तो 11 लाख रुपए ये हो गए, और 11 लाख बैंक ओवरड्राफ्ट से, यानी कि हम उसको 22 लाख रुपए पे कर रहे हैं। इसका मतलब हम उसको एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं 3 लाख का, तो 3 लाख क्या अमाउंट हो जाएगा आपका, गुडविल का हो जाएगा। IAS ने करके भी बता रखा है। देखिए, एसेट ली है उसने 25 लाख की और लायबिलिटी ली है 6 लाख की। क्वीन लिमिटेड को उसने पे करने के लिए कितना बोला है, 22 लाख। तो दोनों का जब बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकाला तो 3 लाख का आपका किसका अमाउंट आ गया, गुडविल का अमाउंट आ गया। ठीक है,
अब क्वीन लिमिटेड को मुझे 22 लाख रुपए देने हैं, जिसमें 11 लाख रुपए मैंने चेक से पे किया तो टू बैंक आ गया। 10,000 शेयर मैंने दिए हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से 10 लाख के, और 10,000 शेयर दिए मैंने उसको 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम लिया 1 लाख का। टोटल मेरे पास से कितना चला गया आपके सामने है 22 लाख रुपीज़ का। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कॉल इन एरर्स। देखिए, कॉल इन एरर्स बड़ा आसान टॉपिक है, थोड़ा सा बस आपको समझने की जरूरत है। 1 मिनट में आपको बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है इसे। जहाँ इसमें 2 बातों को बताया हुआ है कि जब हमें कॉल इन एरर्स को ओपन करना है और जब कॉल इन एरर्स को ओपन नहीं करना है। देखिएगा, जब तक आपको क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोलेगा कि आपको कॉल इन एरर ओपन करना है, तब तक आप कॉल इन एरर को ओपन किए बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी को पढ़ाने की बजाय मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल के ऊपर चलता हूँ और आपको बड़े आसानी से समझा देता हूँ, फिर हम थ्योरी को भी पढ़ लेंगे। कहता है कॉल इन एरर का मतलब क्या होता है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, कॉल इन एरर्स की बात कर रहा है, जैसे आप लोग जब अगर मान लीजिए आपने शेयर्स को इशू किया है और आप अपना पैसा मंगवाते हैं एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल के ऊपर। जब कोई शेयर होल्डर आपको अगर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता है या सेकंड कॉल का पैसा नहीं देता है, तो जितना पैसा वो नहीं देता है उसे हम बोलते हैं कॉल इन एरर। यानी कि जो पैसा हमने कॉल किया था उसके ऊपर कुछ अमाउंट पेंडिंग रह गया जो कि सामने वाली पार्टी ने हमारे को नहीं दिया है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरर। और अब वो बताना चाहता है कि क्या हमें कॉल इन एरर खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। जब तक क्वेश्चन में क्लियरली गिवन ना हो तो आप बिना खोले भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए बताते हैं आपको। कहता है एक्स लिमिटेड मेक ए फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन इट्स 10,000 शेयर। एक्स लिमिटेड ने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर्स के ऊपर कॉल कर लिया। आपको कॉल करनी आती है, यानी कि कॉल ड्यू करनी आती है। अलॉटमेंट एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली आपको कॉल के ऊपर ले जा रहा है। देखो आप कॉल कैसे करेंगे, समझिए। आप क्या लिखते हैं, ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू। कहता है विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर। आप कॉल इन एरर को ओपन नहीं कर रहे हैं तो आप ड्यू कैसे करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 शेयर्स आपने क्या कर लिए, कॉल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आपको क्या बोलता है, 1 शेयर होल्डर, मतलब हमने 10,000 शेयरों के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से पैसे मंगाए हैं। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, 500 शेयर्स थे। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। उसने पहली कॉल का पैसा नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने की मंगाई है हमने, 2 रुपीज़ की मंगाई है। तो जब मैं 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से मंगवाऊंगा उस बंदे से, तो मैंने उससे कितने रुपए मंगवाए होंगे, 1,000 रुपये। ध्यान रखना, ये 10,000 का केवल एक पार्ट है। मैंने टोटल तो 20,000 कॉल किया हुआ है। अब उनमें से एक बंदा था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने 500 शेयरों के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से हमारे को पैसे नहीं दिए। तो हमारे पास 500 शेयरों का 2 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपीज़ अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास फर्स्ट कॉल का जो पैसा आएगा, मुझे 20,000 मिलना चाहिए था, जिसमें कि 1,000 मुझे अगर नहीं मिला तो मुझे कितने पैसे मिल गए, 19,000। तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000। यहाँ पर देखो मैंने उस 1,000 रुपये को कहीं नहीं दिखाया, डायरेक्टली जर्नल में दिखा दूंगा। इसके अंदर मैं नरेशन में दिखा दूंगा कि मुझे 500 शेयरों का 2 रुपये नहीं मिला और मैंने यहाँ पर कॉल इन एरर अकाउंट नहीं खोला। लेकिन आप यहाँ एक बात समझ सकते हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल को 20,000 से तो मैंने डेबिट किया था, लेकिन क्रेडिट केवल 19,000 से किया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैं आपको कॉल इन एरर खोल के बताऊंगा उसमें आपने क्या करना है। ड्यू तो फर्स्ट कॉल की बिल्कुल पूरी हो जाएगी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट कॉल मांगा तो मुझे 500 शेयरों के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे कॉल इन एरर को खोलना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट में मेरे पास 19,000 रुपीज़ आए। कॉल इन एरर मेरे पास एक नुकसान हो गया, तो नुकसान को मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा 1,000 के हिसाब से। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, देखो मेरा यहाँ फर्स्ट कॉल पूरा का पूरा 20,000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। पहले मैंने इसे यहाँ पे क्या किया था, डेबिट किया था, और यहाँ मैं इसे क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर दिया। क्लियर? तो मैंने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया कॉल इन एरर्स का। ठीक है, बस यही एक फर्क था कि आपको खोलने की जरूरत है या नहीं है। क्वेश्चन में जब तक ना कहे आप ना खोले, सिंपली ये कर दे, तब भी कोई गलत नहीं होगा। आगे देखिए, बट व्हेन द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ही पेड ऑल द एरर्स। कहता है जब कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई तो उसने सारा पैसा हमारे को दे दिया, मतलब जो 500 शेयर्स का 2 रुपीज़ के हिसाब से पेंडिंग था वो भी उसने दे दिया। और कंपनी ये भी क्लियर कर रही है कि फाइनल कॉल के ऊपर मैंने 3 रुपये के हिसाब से पैसे मंगवाए हैं। तो यहाँ पे आप क्या एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स का 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज़ आपने मंगवा लिए, और आपको जो है ना पिछला पैसा भी रिसीव हो गया। तो मेरे पास बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 30,000 तो फाइनल कॉल का, और 1,000 जो पीछे का एरर था, टोटल मुझे कितना मिलेगा, 31,000। क्लियर है?
तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 30,000 एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है, ध्यान रखिएगा 1,000 रुपीज। क्लियर। और जब आपने कॉल इन एरर ओपन किया था तब आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट सेम 31,000 से, टू शेयर फाइनल कॉल सेम 30,000 से, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कॉल की बजाय ये क्या करेगा, कॉल इन एरर्स को क्रेडिट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले कॉल इन एरर्स को डेबिट किया था और फर्स्ट कॉल को केवल 20,000 से जो हमने ना कैंसिल कर दिया था, लेकिन यहाँ फर्स्ट कॉल को केवल 19,000 से ही क्रेडिट किया था, तो इसलिए 1,000 से इसने और क्रेडिट कर दिया, तो पूरा अमाउंट आपका क्या हो गया, आ गया इसके अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरर्स ओपन करना, और कॉल इन एरर्स को ओपन ना किया जाए। ठीक है। आपका ये 15 क्वेश्चन है इसी के ऊपर गिवन है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है कॉल इन एडवांस के बारे में। ठीक है। देखिए, कॉल इन एरर्स का मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है, लेकिन कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कि जब किसी शेयर होल्डर से हम लोग फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट पर ही हमारे को एडवांस पे कर देता है। सपोज कीजिए जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया, उसमें इसने बताया था कि 500 शेयर्स के ऊपर जो है ना उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है। लेकिन एडवांस की जब हम बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो कॉल मुझे बाद में मंगवानी है उसका पैसा मुझे वो पहले ही एडवांस पे कर दे। सपोज कीजिए 500 शेयर्स का पैसा मुझे फर्स्ट कॉल के ऊपर डिमांड करना था और 500 शेयर्स का ही मेरे पास फाइनल कॉल का भी पैसा आना था, लेकिन एक शेयर होल्डर ने क्या किया, जिसके पास 500 शेयर्स थे, जब मैंने उससे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया था तो उसने मुझे 500 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का दोनों का ही पैसा कहाँ पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, अलॉटमेंट के समय पर ही। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जिसका नाम है कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है। कॉल इन एडवांस को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, ना कि डेबिट किया जाता है, जब अमाउंट हमारे को क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है। आइए मैं इसको टॉपिक को बता देता हूँ कि कैसे लिखता है आप कॉल इन एडवांस के ऊपर पैसा। इसका सीधा क्वेश्चन ही कराता हूँ ताकि आपको सीधा क्वेश्चन से समझ में आ जाए। कहता है कि चंद्रा लिमिटेड ने 40,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से क्या करे थे, इशू करे। 2.50 ऑन एप्लीकेशन 1 मई को मंगवाया, 2.50 अलॉटमेंट 1 जुलाई को मंगाया, फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर को मंगाया और फाइनल कॉल का पैसा 1 फरवरी को मंगाया। 10 रुपीज का शेयर था, पूरा 10 रुपीज हो गया आपका। ठीक है। और ये टाइम दे दिया। आगे चलता हूं, देखिएगा। ऑल दी शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। मोहन, जिसके पास 800 शेयर थे, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। कहता है एक बंदा मोहन था जिसके पास 800 शेयर थे, उसने हमारे को फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो पैसा है ना वो अलॉटमेंट पर ही दे दिया। यानी कि उसने 800 शेयरों के ऊपर फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, 2 रुपीज के हिसाब से, 800 शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से 600 और 800 शेयर्स का 3 रुपीज के हिसाब से 2400, टोटल 4000 रुपीज उसने हमारे को कब पे कर दिया, 1 जुलाई को ही पे कर दिया। जबकि उसे पे कब करना था, 1600 पे करना था अक्टूबर में और 2400 पे करना था फरवरी के अंदर। तो उसने वो सारा पैसा कहाँ पे कर दिया, 1 जुलाई को ही, मतलब पहले ही पे कर दिया। तो अब हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, देखो एंट्री आपको बिल्कुल सिंपल करनी है। 40,000 शेयर्स का 2 रुपीज 50 के हिसाब से आपको 1 लाख रुपया एप्लीकेशन के ऊपर पहले पैसा मिल जाएगा। क्लियर है। आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपके पास 1 लाख रुपीज आ गया। फिर आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 1 लाख वहां चला गया जी हमारा। नेक्स्ट बोलते हैं अब आपको अलॉटमेंट को ड्यू करना है। ड्यू आपको बिल्कुल सिंपल ही करनी है। 40,000 शेयर्स का 2 रुपीज 50 के हिसाब से, 2.50 के हिसाब से 1 लाख आपने अलॉटमेंट का ड्यू कर दिया, क्योंकि आपने मंगवाना ही इतना था। आपको क्या पता था कि कोई बंदा एडवांस पे करेगा। 1 लाख रुपीज मैंने ड्यू कर दिया, लेकिन अब मेरे पास आना चाहिए था 1 लाख रुपया, लेकिन मुझे 800 शेयरों का एडवांस पैसा मिल गया। तो मैं उस केस में क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास 1,04,000 रुपये आ गए। आना था 1 लाख रुपये, लेकिन 4,000 रुपीज मुझे क्या मिल गया, एडवांस मिल गया। तो मैं शेयर अलॉटमेंट के ऊपर मुझे 1 लाख रुपए मिलना था, मैंने क्रेडिट किया और नीचे मैंने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया जिसका नाम क्या दिया, कॉल इन एडवांस दे दिया। ये अकाउंट हमारे को खोलना जरूरी है। ठीक है। फिर मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाऊंगा। फर्स्ट कॉल का पैसा मैं पूरा ही मंगाऊंगा, ड्यू मैं पूरा ही करूंगा, ध्यान रखिएगा। 40,000 शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से मैंने 80 रुपीज मंगा लिए, 80,000 रुपीज मंगवा लिए। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 80,000 मैंने पूरा ड्यू कर दिया। लेकिन आपको ये पता है कि इनमें से एक ऐसा बंदा है जिसके पास 800 शेयर्स थे
और उसने क्या कर रखा है, मुझे जो है ना एडवांस पे कर रखा है, कितना 2 रुपीज़ के हिसाब से 1600 उसने मुझे एडवांस पे किया हुआ है, जो कि मुझे अलॉटमेंट पर ही मिल गया था। और जहाँ मैंने एक अकाउंट ओपन किया था कॉल इन एडवांस को, और कॉल इन एडवांस को मैंने क्या किया था, क्रेडिट किया था। ठीक है, क्योंकि इस 4000 के अंदर फर्स्ट कॉल का पैसा भी है और सेकंड कॉल का भी है, लेकिन अभी मैंने केवल फर्स्ट कॉल को ही ड्यू किया है। तो जब मैं फर्स्ट कॉल का 80,000 लूंगा तो इसमें से मुझे 1600 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि जो कॉल इन एडवांस को मैंने क्रेडिट किया था, मैं कॉल इन एडवांस को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और मेरे पास 80,000 माइनस के 1600 कितना पैसा आएगा, 78,400 का। 2 शेयर फर्स्ट कॉल का आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, 80,000 रुपीज़। इसके बाद मैंने सेकंड कॉल को ड्यू किया। जब मैं सेकंड कॉल को ड्यू करता हूं तो मुझे 40,000 शेयर्स का 3 के हिसाब से 1,20,000 मंगवाऊंगा। लेकिन आपको ये पता है कि 2,400 का अमाउंट ऑलरेडी आप लोग रिसीव कर चुके हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 1,20,000 में से 2,400 को माइनस कर दूंगा, तो आपके पास बैंक में जो अमाउंट आएगा वो 1,17,600 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 तक आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 19 के बाद आपके 2 टॉपिक और रह गए हैं जो हमें करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? फिलहाल आप इतना ही कीजिए।